चैनल। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसके 6 पार्ट्स को कंप्लीट किया है। प्लीज़ उस जाके एक बार उन वीडियोस को देखो। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, और इसके बाद थोड़े और टॉपिक्स हैं जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद चैप्टर 4 हो जाएगा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, HGP इसको शॉर्ट में अपन बोलने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें सभी जीन्स, क्रोमोसोम्स है ना, उनके इन्फॉर्मेशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि सभी क्या बोलते हैं बेस पेयर जितने भी ना उसको काउंट करना था और पेपर्स पे लिखना था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन न्यूक्लियस। ठीक है, बड़ा फिर छोटा फिर उसके अंदर का फिर उसके अंदर का, ऐसा क्या ऑर्डर होता है। ठीक है, नीट में आया हुआ है। तो सबसे पहले जीनोम होता है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, तो वैसे ही जीनोम का मतलब क्या होता है। जीनोम मीन्स ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन अ सेल। शॉर्ट में बोलेंगे तो सारा का सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनिज्म में होता है उसे जीनोम कहते हैं। उसके बाद आता है क्रोमोसोम, जो उसके अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होता है, जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। अब जीन क्या होता है। जीन्स आर सेग्रीगेट या सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ना डीएनए के, उसको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट, ह्यूमन जीनोम हैव अप्रॉक्स 3 × 10 में 9 बेस पेयर्स, यानी हैप्लॉइड सेल जो है ह्यूमन का, उसको बता रहा है कि इतने जीनोम, मतलब इस जीनोम में, ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर्स पाए जाते हैं हैप्लॉइड सेल में। सेकंड पॉइंट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये कॉस्ट जो मतलब कि बेस पेयर्स को काउंट करने का जो कॉस्ट था ना, वो बता रहा हूँ कि एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंडक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना वॉज $, $3 पर बेस पेयर। इतने बेस पेयर्स हैं तो $3 लगा था एक बेस पेयर पे। तो सोच लो कितना भयंकर होगा। सो टोटल $9 बिलियन, 900 करोड़ डॉलर खर्च हुआ था इसके लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसका। दिस वॉज 13 ईयर्स प्रोजेक्ट। कब, 1990 से 2003 तक चला था। कंडक्टेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था। अल्टीमेट गोल होता है ना किसी चीज़ को अचीव करने का। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को मतलब इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था, क्यों गया था इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म। ठीक है, तो उसका गोल क्या था। पहला, आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्स 20,000 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में इतने जीन्स जो थे उनको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन 300 करोड़ केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए को जो चीज़ बनाता है उसके सीक्वेंस को, उन बेस पेयर्स के सीक्वेंस को जानना। ठीक, 1 बिलियन क्या होता है, 1000 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। ठीक है, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो 3 बिलियन इज इक्वल टू 3000 करोड़, मतलब 300 करोड़ हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटा बेसिस एंड फील्ड रिलेटेड टू दिस स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी कि इन इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर्स वगैरह में स्टोर करते हैं, बुक्स में स्टोर करते हैं, तो उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट, इम्प्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा के एनालिसिस के लिए भी यहाँ पे क्या हुआ है, टूल्स को इम्प्रूव किया गया। यानी कि पहले बुक्स को यूज़ किया जाता था, अब कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। पांचवा, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रीज। छठा पॉइंट, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़, यानी कि ELSI दैट मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट नोट्स, ये सब फालतू की टॉक थी ऐसी जो NCERT में है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ को देखते हैं। तो पहला, द DNA of many non-human model organisms such as bacteria, yeast, CNR, Habitats elegans, ठीक है, जो कि है एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई एंड प्लांट्स जैसे कि राइस, अराबिडोप्सिस हैव आल्सो बीन सीक्वेंस। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत जो नॉन ह्यूमन मॉडल जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, सीनोर, हैबिटिस एलिगेंस, नेमाटोड है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, प्लांट्स में राइस और अरेबिडोप्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। इन सबको भी सीक्वेंस किया गया, इनके बेस पेयर्स को। ठीक है, अब सेकंड नोट जो है इसका, फॉर DNA सीक्वेंसिंग एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA सीक्वेंस इज़ डन बाय वेक्टर्स। यानी कि DNA के सीक्वेंस करने के लिए उसका एम्प्लीफिकेशन ज़रूरी है, उसे किया जाता है वेक्टर्स के थ्रू, जिसका नाम है BAC YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, BAC और YAC का बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC का यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, समझ आए इतना हो गया। अब
तीसरा जो नोट है इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स EST क्या होता है और सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है। तो ESTs क्या होता है, इट इज़ द मेथड दैट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। ठीक है, ये क्या है, एक मेथड है जो कि फोकस करता है आइडेंटिफाई करता है इतने जीन्स जो है एक्सप्रेस होते हैं ना RNA में, उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये वो वाला मेथड है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स इसको बोलते हैं। सेकेंड प्रोसेस जो क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन, जो टर्म यूज़ किया जाता है मेनली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन्ड ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। यानी कि जो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ना, उसको सीक्वेंस करना या लिखना सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन्ड ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। चौथा पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन एंड DNA सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम इज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर, F सेंगर भी बोल सकते हो। ट्रिक है S फॉर सेंगर, S फॉर सीक्वेंस, यानी कि जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है प्रोटीन में या DNA का सीक्वेंस होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम में, उसको डिस्कवर किया है या मेथड को जो बनाया है वो है फ्रेडरिक सेंगर या F सेंगर। ठीक है, ट्रिक है S इज इक्वल टू सेंगर इज इक्वल टू सीक्वेंस। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो DNA फिंगर प्रिंटिंग देखते हैं जो कि एलेक्स जेफरी के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी, सर एलेक्स जेफरी भी आप बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट, ही यूज्ड सैटेलाइट DNA एज अ probe that show very high degree of polymorphism and it was called variable number of tandem repeats VNTR probe। ठीक है, तो उनने सैटेलाइट DNA को यूज़ किया एज अ प्रोब की तरह। ठीक है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के समय मदद करता है कॉम्प्लीमेंट्री की तरह। ठीक है, प्रोब वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था उसके अंदर, बताऊंगा क्या होता है। इट इज़ कॉल्ड VNTR प्रोब। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इसको कहा गया। ठीक, ऐसा है। तो सबसे पहले नोट इन टर्म्स को देख लेते हैं, सैटेलाइट DNA प्रोब, इन सबको कहते क्या है, इसको मतलब क्या। ठीक है, तो प्रोब क्या होता है, अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब। यार ये नहीं समझ आ रहा, ये टर्म तो सीधा नीट का ही उठाया हुआ है। नीट में आया कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग होता है उसे प्रोब कहते हैं। या फिर प्रोब एक कॉम्प्लीमेंट्री, देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आता है, इसी को हम प्रोब कह लेते हैं। ठीक है, सेकेंड है सैटेलाइट DNA क्या होता है, इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर्स। इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर्स एंड फॉर्म द मेन स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन का मेन स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट बनाता है। ठीक है, सैटेलाइट DNA कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज अरेंजमेंट ऑफ रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग DNA आर स्पेसिफिक सीक्वेंस इन रीजन्स ऑफ DNA। ठीक है, रिपीटिंग नॉन कोडिंग DNA। ठीक, सैटेलाइट DNA क्या है, मिनी फ्रेगमेंट ऑफ DNA, यानी कि छोटा छोटा फ्रेगमेंट जो होता है ना DNA का, उसी को हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा जो है टर्म DNA पॉलीमॉर्फिज्म, उसको देख लेते हैं। तो एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इज रिफर टू एज DNA पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक ऐसा म्यूटेशन जो कि इनहेरिट हो सकता है। सपोज करो पापा का पूरा बाल झड़ गया, तो बच्चे का भी ऐसे ही बाल झड़ जाएगा जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा। तो ये क्या है, इनहेरिटेबल म्यूटेशन। ठीक है, इससे पहले दादा में नहीं था। तो ये क्या है, इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो कि पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में आती है। यानी कि सपोज करो पूरा गांव का गांव गंजा हो गया, तो उनकी नस्ल भी गंजे हो गए। तो ये क्या है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक ही टाइप का इनहेरिटेबल म्यूटेशन बहुत बड़ी संख्या में आ गया, तो उसे DNA पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, एंड इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इज रेफर टू एज DNA पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर इन सिंपल वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल इज पॉलीमॉर्फिज्म। बस। ठीक, तीसरा एक और आ गया, दिस टेक्निक यूजेस साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। देखो 2 पॉइंट्स हो गए, ये तीसरा पॉइंट है, IMP है, NCERT का है, कि जो DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है ये यूज़ करता है साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिसमें VNTR को उसके साथ हाइब्रिडाइज किया जाता है। ठीक है, दिस टेक्निक यूजेस साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब। तो ये चीज़ नीट में आ चुकी है, इसको एज इट इज़ याद कर लेना। ठीक है, अब बिना कुछ देखे सीधा प्रोसेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो 11th चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा।
11 चैप्टर कौन सा है, इसी क्लास 12 का 11 चैप्टर है, उसमें आपको अच्छे से क्लियरली बताएंगे कि प्रोसेस ये कैसे होते हैं। पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है यार इसके ऊपर। तो अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, बाकी वहाँ जाके समझ लेना, ठीक है। पहला, डीएनए को आइसोलेट करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म से, उसके सेल से। सेकंड, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उन फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रख के अलग अलग करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे। चौथा, ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉट टेक्निक ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एस नाइट्रोसेल्यूलोस या नायलॉन पेपर के ऊपर रखेंगे और उसमें वीएनटीआर प्रोब को भी रखेंगे, तो दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, है ना, पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक। छठवां है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए। अब हाइब्रिडाइज हो गया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब देखो डीएनए, तो भाई देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए मैच होता है, ठीक है। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन किया, ठीक है। जो वीएनटीआर प्रोब है ना, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, जो पहले जो डीएनए के सैंपल्स मिलते हैं ना, किसी सपोज कर लो रेप के केस में, ठीक है, कोई मर्डर के केस में, वहाँ पे कोई बाल मिल गया, नाखून मिल गया, तो उसमें जो डीएनए का सीक्वेंस मिलता है, तो उससे वीएनटीआर प्रोब बनाया जाता है। और उस प्रोब को, अब मान लो किसी का फिंगरप्रिंट लिया गया और ये प्रोब पहले से हमारे पास है, तो इस प्रोब को साउथर्न ब्लॉट टेक्निक के थ्रू नाइट्रोसेल्यूलोस पेपर में मैच करा जाएगा। इसके साथ अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है ना, तो ये मैच हो जाएगा। इसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करता है, ठीक है। अब कुछ नोट देख लेते हैं, जैसे कि डीएनए प्रोब्स क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। तो डीएनए प्रोब क्या है, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग डीएनए प्रोब्स, ठीक है। एक और टेक्निक बताई थी मैंने, एक और चीज़ बताई थी जो कि इम्पोर्टेंट था किस चीज़ के लिए, नीट के लिए, ठीक है। वो कहाँ पे है, जस्ट आपका यहीं पे होगा, यहाँ पे। ये देखो प्रोब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब। ये प्रोब की डेफिनेशन है नीट। और यहाँ पे पर्टिकुलर डीएनए प्रोब का डेफिनेशन दिया है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिस चीज़ को हमें आगे एम्पलीफाई करके कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये आगे आपको 12 चैप्टर में पढ़ाऊँगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है, ठीक है। तो जीन्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी यूजिंग डीएनए प्रोब्स। ये नीट में आया है, इसको एज इट इज़ रट्टा मार लो ना है, क्या फालतू में समझने के लिए और टाइम पास करोगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो ऐसे ही नोट करते जाओ। राइबोसोमल आरएनए जो है एक्टिवली सिंथेसाइज होता है किसमें, न्यूक्लियोलस में, ठीक। तीसरा पॉइंट, इन 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किससे जुड़ता है, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए की होती है उसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज पाया जाता है, बताया था। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, वो भी 3' to 5' लिंकेज से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। जो अच्छा यार, अब तो देखो नोट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपन ओवर कर देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रिफर्स टू, क्या होता है ये, नोवेल डीएनए सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। मैंने लिखा हुआ है आपको, देखो जी, यहाँ पे लिखा हुआ है EST क्या होता है, इट इज़ अ मेथड दैट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आंसर क्या होगा इसका, जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, उसी को हम EST कहते हैं। अब ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज VNTR, है ना, VNTR प्रोब मेथड या फिर साउथर्न ब्लॉट टेक्निक, ठीक। इसी को यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। चैप्टर बहुत लेंथी था, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अब सीधा हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं अपन यार, कि अपन अब ना 11th का 7 चैप्टर फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।